हेलो, मैं हूं स्वयं प्रकाश। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। रोज आपसे मुलाकात होती है रात 8 बजे टीवी स्टूडियो में, लेकिन आज एक अलग अंदाज में। हमारे साथ हैं नीलेश मिश्रा जी। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो शो है हमेशा हम रेडियो में सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में हम आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर ये एक रेडियो स्टेशन है, आप शुरुआत करेंगे। बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। एक छोटा सा शहर आपके बड़े दिल में, गांव कनेक्शन के साथ। ये जो आपका ये जो पूरा सफ़र है, ये किस तरह से शुरुआत हुआ आपका? हम आपके बारे में बहुत कम ही जानते हैं, लोग बहुत कम ही जानते हैं आपके बारे में। कुछ बताना चाहेंगे आपके बारे में? रेडियो मैंने लाइफ में कभी किया नहीं था। ये एक इत्तेफाक ही हुआ। मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ माई करियर, और मैंने एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था जो कि था दूरदर्शन के बारे में। दूरदर्शन के 50 साल हुए थे, और वो जब मैं लिखा तो मुझे बहुत से सैकड़ों लेटर्स और मेल आए बहुत से लोगों के, क्योंकि मैंने लिखा था कि मैं कैसे बड़ा हुआ दूरदर्शन के साथ। कैसे वो लकड़ी का पुराना सा डब्बा था और उसको ऐसे करके खोलते थे, और कैसे मेरे नाना जी आके पूजा कर रहे होते थे उस टाइम पे, वो उसको बंद कर देते थे। हम क्रिकेट मैच देख रहे होते थे, इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा होता था, और अचानक जब टीवी खोलते थे तो 3 विकेट गिर गए होते थे। मैल्कम मार्शल ने ज़बरदस्त बॉलिंग कर ली होती थी। इट वाज अ ट्रिप डाउन नॉस्टैल्जिया लेन। तो जब वो मिला तो जब रिस्पॉन्सेस मिले तो मुझे समझ आया कि नॉस्टैल्जिया के बारे में शायद भारत में कम लिखा जाता है, और उसको बचाए रखने के लिए कम क्रिएटिव आर्ट्स में लोग कोशिश करते हैं। तो मैंने एक बैंड बनाया जिसमें नॉस्टैल्जिया से जुड़े हुए गाने थे, और एक बीच में मैं कहानी सुना रहा था। तो उसका एल्बम भी बन गया, और एल्बम बन तो गया, लेकिन फिर हमें वो एल्बम के अंदर कहानी थी, गाने के साथ कहानी थी। जी, गाने के साथ कहानी थी। वहाँ से शुरू हुई थी ये कहानी, और वो कहानी थी एक यंग लवर की, जो एक छोटे से शहर को छोड़ के आता है, फिर बॉम्बे आता है, एंड देन ही रीमीट्स द पर्सन वंस अगेन एटसेट्रा। तो थोड़ी सी कहानी आती थी, फिर गाना आता था, और फिर कहानी, और वगैरह वगैरह। तो इसके बाद हमें एक रेडियो पार्टनर की तलाश थी, और ये एक इत्तेफाक ही था कि जब हमने एक रेडियो के सफ़र की शुरुआत करनी चाहिए उस एल्बम को प्रमोट करने के लिए, तो मुझसे पूछा गया कि आप भाई रेडियो का शो करेंगे। और मेरे मन में ये कहीं भी नहीं था। मैंने न पहले कभी इससे कहानी लिखी थी इससे पहले, और न इससे पहले मैंने कभी रेडियो किया। So you're not ventured into fiction at all? Not at all. Okay. This was my first story that I had, I think, ever written. और उसके बाद रेडियो पे जो सिलसिला शुरू हुआ, तो तब मुझे अंदाज़ नहीं था कि एक कहानी में रेडियो के लिए एडवर्टाइजिंग के समय में कहानी कैसे लिखते हैं, कि आप कहानी को ऐसे ब्रेक करें कि उसमें 6 सेगमेंट्स हों, हर सेगमेंट एक ऐसी जगह पे रुके जहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो कि लिसनर रुका रहे, वापस आए। एक सेगमेंट कितना बड़ा होना चाहिए, ये भी। तो जब शुरुआत की थी तो 1-1.25 मिनट का सेगमेंट था। फिर लिसनर्स ने कहा नहीं, हमें और कहानी चाहिए, हमें कम गाने ज़्यादा कहानी चाहिए। तो 3 मिनट का हुआ, फिर 4 मिनट का हो गया अब। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग सफ़र रहा है मेरे लिए। कई मायनों में इसने मुझको बदला है, एंड इट्स बिकम द सेंटर पीस ऑफ माई वर्क। जब हम FM रेडियो की बात करते हैं तो FM इज़ यूजुअली सीन एज आप ट्रैफिक में फंस गए हो, या घर वापस आ रहे हो, या काम पे जा रहे हो, देन यू स्विच ऑन द रेडियो और कोई गाना चल रहा है या समथिंग लाइट हार्टेड इज़ गोइंग ऑन, एंड इट्स जस्ट अ टाइम किलर। और अपॉइंटमेंट व्यूइंग जो एंटरटेनमेंट चैनल्स में सीरियल्स के साथ होता है, वो रेडियो में कभी नहीं होता था।
बट अब हम देखते हैं कि नीलेश मिश्रा शो 9 बजे आ रहा है, पीपल नो दैट एंड दे लुक फॉरवर्ड टू इट. सो how has the scenario changed, as in what feedback you got from your radio producers after your show started? तो जब ये शुरू हुआ तो मुझे यही चीज़ें बताई गई थी कि रेडियो पे कोई अपॉइंटमेंट लिसनिंग नहीं होती है. रेडियो बैकग्राउंड नॉइस है और कोई कुछ काम कर रहा है और साथ में रेडियो सुन रहा है. अगर मिस कर दिया तो कोई बात नहीं. तो ऐसे में कहानियाँ कैसे वर्क करेंगी ये मुझे बताया गया था. मुझे ये भी बताया गया था कि आज के युग में कहानियाँ कौन सुनना चाहता है. तो व्हेन आई स्टार्टेड आउट, the only thing I had going for me was that I had nothing to lose. I had never done it. और अक्सर जो मैंने चीज़ें की हैं ज़िंदगी में, उसमें मेरी सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वो कोई बैगेज ऑफ कन्वेंशन नहीं रहता है मेरे पास कि ये काम ऐसे किया जाता है तो ऐसे करना चाहिए. You set the benchmark. क्योंकि वो अक्सर नए काम होते हैं. So I have no complex, no convention कि मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि जो किसी ने पहले किया था. तो जब शुरू किया था तो पहले ही हफ्ते में some interesting anecdotal evidence started to come in via social media, which was that लोगों ने कहा कि वो ऑफिस से देर से निकलने लगे हैं ताकि 9 बजे का शो पकड़ पाएँ. कई लोग घर पहुंच जाते थे पर पार्किंग लॉट में रुके रहते थे, ऊपर नहीं जाते थे. ये अक्सर मुझे बताया जाता है. एक किसी ने तो मुझे पेट्रोल और डीजल ज़्यादा It's true because मैंने भी कई बार किया है. घर पहुंच के भी if it's at an interesting twist, you just stay on. कई हॉस्टल्स ने अपनी डिनर टाइमिंग चेंज की. कई हॉस्टल स्टूडेंट्स ने कहा कि दिन भर तो बहुत शोर होता है और 9 बजे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है क्योंकि हेडफोन लगा के वो सुनते हैं. सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट वीक, द फर्स्ट 7 or 10 days. और उस And this must have been hugely encouraging. Yeah, it was quite amazing. And then slowly what happened is that people started saying that this story changed my life. इतनी सारी कहानी आपको कैसे मिल जाती है? हम जब हमेशा दिन शुरुआत करते हैं न्यूज़ चैनल की, रात के लिए स्टोरी हम ढूंढते हैं, तभी मिल नहीं पाती है हाफ एन आवर के लिए. अब इतनी सारी स्टोरी मिलती कहाँ से आपको? मेरा मानना है कि कोई भी अच्छा राइटर तभी बन सकता है जब वो अच्छा ऑब्जर्वर और अच्छा लिसनर हो. ये जर्नलिस्ट के लिए भी लागू होता है. उसके बाद ये हुआ कि बहुत से लोग आने लगे ये कह के कि हम स्टोरी लिखना चाहते हैं. और उससे मंडली बनी. जी हाँ. तो दिस वाज 2011. तो इक्का दुक्का लोग आए. फिर पहले मैं थोड़ा रिलक्टेंट था क्योंकि क्या मैं कहानियाँ ख़रीद के नहीं सुनाना चाहता था. तो उसमें मेरी कुछ छाप होनी चाहिए थी, मेरा विजन होना चाहिए था. I didn't want to be a production house that just buys stories and airs them. तो फिर ये हुआ कि अच्छा 3-4 लोग हो गए तो चलो इसका कुछ नाम रखते हैं. तो चूँकि मंडे को मिलते थे तो मंडे मंडली हो गई. फिर वो अक्सर मिलने लगे तो मंडली बन गई. और उसमें फिर अब उसका भी एक डिसिप्लिन आपको बनाना था. तो मंडली अच्छा ऑपरेट कैसे करेगी? तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि तो मेरे पास एक सहारनपुर से लाई गई वो है रॉकिंग चेयर. तो रॉकिंग चेयर पे मैं बैठता था और मंडली के मेंबर्स बैठते थे. और वो ये था कि एक एक करके आप अपनी कहानी सुनाएंगे. और जब आप सुनाएंगे तो सबको उस पर कुछ कमेंट करना है. और आप यू कैन नॉट जस्ट से आई लाइक दिस स्टोरी, यू हैव टू गो इनटू डिटेल. एंड और फिर ये हुआ कि शुरुआत में तो किसी भी स्टोरी में एनालाइज करने में मैं सबसे ज़्यादा बोलता था और बाद में मैं सबसे कम बोलता था क्योंकि मैं जो कहना चाहता था वो सब कह चुके होते थे. सो दैट वाज लवली बिकॉज they could see the story from that point of view. So all of them were mentoring each other. Absolutely, in a way. Absolutely. कुछ हमारे ग्राउंड रूल्स भी थे, जैसे कि आप अपनी कहानी में कोई किसी को भी स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते हैं, किसी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, किसी को ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन और देयर हाइट और विच पार्ट ऑफ द कंट्री दे कम फ्रॉम और व्हाट जेंडर दे आर, या वो बोलते कैसे हैं, या उनके सर पे बाल हैं या नहीं, या उनका वेट कितना है. ये जो चीज़ें जिनके आधार पर रेडियो और टीवी में बहुत ही आसानी से ह्यूमर क्रिएट किया जाता है,
जिसके कारण हम ये स्टीरियोटाइप्स बनाए रखते हैं, वो स्टीरियोटाइप्स कभी भी हमारी कहानियों में नहीं आ सकते। दैट इज़ अ वेरी शार्प फिल्टर। फॉर एग्जांपल कभी कभी अभी भी होता है कि जैसे आप लिख दें कि वो बहुत वो गोरी लड़की बड़ी खूबसूरत लग रही थी, एंड इंस्टेंटली we'll cut it out. We will never use that line. The word gori. Yes, because it is us. जो हम something I always say at every platform कि it is us, the writers, the communicators, जिनकी जिम्मेदारी रही है ये कि stereotypes ना आगे बढ़ें, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो अगर आज से 400 साल पहले वो खूबसूरत काली लड़की कहा गया होता तो ये दुनिया अलग होती। बड़ी बात यह है कि हम जब एक 4 या 5 मिनट का एक पैकेज दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा हो गया। आप जब स्टोरी सुनाते हैं तो इतना लंबा होता है ना, उसमें कोई विजुअल होता है, हम सिर्फ सुनते हैं फिर भी हमारे दिल को एक सुकून की तरह आ जाता है। लेकिन हम जब स्टोरी दिखाते हैं 3-4 मिनट में वो सुकून सा चीज़ नहीं मिलता है। ये सर आपके स्टोरी में ऐसा क्या था जो लोगों को इतना अच्छा लगा? असल में कोई साइंस तो थी नहीं और ऐसी चीज़ें सोची भी नहीं जा सकती। ये धीरे धीरे ये जब हो गया तब लगा कि अरे अच्छा ये इसलिए पसंद कर रहे हैं लोग। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सीज़न 1 में जो मैंने जो लिखने की कोशिश की थी कहानियाँ, उसके बाद तो बहुत कम लिखी हैं, उसमें यही था कि जो एवरेज एवरीडे इंडियन है, आप और मैं, हमारे जीवन में बहुत से एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट्स आते हैं हमारी ऑर्डिनरी लाइफ्स में। अब उन मोमेंट्स को चुन के निकालना, क्योंकि उन मोमेंट्स में ड्रामा होता है। ड्रामा आप न्यूज़ टेलीविज़न पे दूसरे ढंग का देखते हैं, फिक्शन टेलीविज़न पे दूसरे ढंग का देखते हैं। हमारी कहानियों में भी ड्रामा है, पर वो इंटरनल ड्रामा होता है, वो एक्सटर्नल। कोई गाड़ी के नीचे नहीं आएगा, कोई पहाड़ से नहीं कूदेगा, कोई किसी को घूंसा नहीं मारेगा। वो ड्रामा होगा कि आप अपने शहर को छोड़ के आए हैं और एक रात आप मरीन ड्राइव पे खड़े हैं और आपकी आगे ज़िंदगी क्या होगी आपको पता नहीं है। That is and something which people can relate. Yes, and it's universal and people relate to it. वो लिखने के लिए ज़िंदगी समझनी पड़ती है। वो लिखने के लिए आपको थोड़ा संवेदनशील, सेंसिटिव होना पड़ता है और आप गौर कर पाएँ मोमेंट्स को इस भीड़ में, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना है, तो क्लीशेड लग सकता है, लेकिन अच्छा राइटर होने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। आप बेसिकली एक जर्नलिस्ट भी हैं। अभी 2 तरह के जर्नलिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। एक द नेशन वांट्स टू नो एंड द अनदर टाइप इज़ बागों में बहार है। कौन से जर्नलिज्म अब ठीक से चल रहा है आपके हिसाब से, द नेशन वांट्स टू नो टाइप और द बागों में बहार है टाइप? इस समय जर्नलिज्म में ये स्वरूप आ गया है कि एजेंडा सेट करना तो मीडिया का काम है, लेकिन उस एजेंडा को सेट करने में जो एक कुछ बेसिक रूल्स ऑफ जर्नलिज्म है जिसके साथ हम बड़े हुए कि टू शो बोथ साइड्स, वो कहीं खो गया। तो ये हो गया कि चूंकि एंकर की ये सोच है तो प्रोग्राम की ये सोच है, यानी कि वो शो ऐसा हो गया या वो कंटेंट है, यानी कि जो हम एडिटोरियल पेज पे पढ़ते रहे हैं, जो ओपिनियन है वो न्यूज़ बन गया। दोनों में फ़र्क नहीं रहा। और ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जब आपने ओपिनियन को न्यूज़ बना लिया, यानी कि जो एंकर है अगर वो सोचता है कि डिमोनेटाइजेशन ख़राब है या अच्छा है, उसने उस हिसाब से आपको एक प्रोग्राम दिखाया। दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो जर्नलिज्म का मतलब है कि हम दूसरा बन के सोचें, दूसरे के विचार समझें और अगर अलग 2 पक्ष हैं उसको पेश करें, ना कि आप सिर्फ पोस्टमैन हो। आज के जो जर्नलिज्म के स्टार्स हैं वो भूल गए हैं कि पत्रकार एक पोस्टमैन है, बस, उसका इसके आगे कोई काम नहीं है। हम भुवनेश्वर में बैठ के या टाउन में बैठ के सोचते हैं गांव में लोग क्या पसंद करेंगे। आप जब गांव कनेक्शन में लिखते हैं तो लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या जानना चाहते हैं? शहर में क्या होता है वो जानना चाहते हैं या उनके एरिया में क्या होता है वो जानना चाहते हैं? जी, ये अच्छा सवाल है। तो गांव कनेक्शन जो भारत का पहला संपूर्णतः ग्रामीण अखबार है, उसकी हमने शुरुआत 2012 में की थी और तब से लगातार हम भी यही समझने की कोशिश करते रहे। तब भी यही हमें फीडबैक आता रहा। जैसे एक पहले हमने शुरुआत की थी तो हम थोड़ा सा खेती पर जानकारी देते थे, एक महिलाओं का पन्ना था, हेल्थ की जानकारी देते थे वगैरह। अचानक एक दिन कुछ छात्रों ने हमसे कहा कि आप स्पोर्ट्स की जानकारी क्यों नहीं देते?
तो स्पोर्ट्स हमने सोचा कि वो ग्रामीण खेल है, उन्होंने कहा नहीं हमें वो ESPN वाले स्पोर्ट्स चाहिए। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई क्रिकेट खिलाड़ी होगा उसके बारे में उनको पता होगा, जो अगर 2020 मैचेस खेलता होगा उनको पता होगा। ग्रामीण भारत की सोच, उनके रहन सहन का तरीका, उनके सोने का वक्त, वो क्या टीवी देखते हैं, ये सब बदल रहा है। इसको हम समझ नहीं पाए। अगर आप पहले आते कि 8 बजे रात को गांव सुनसान हो जाता, तो अब आपको रात को 12 बजे गांव में हलचल दिखेगी, लोग जाग रहे होंगे, प्रेमी एक दूसरे को SMS कर रहे होंगे और व्हाट्सएप पे होंगे, कुछ यंग लोग होंगे जो फेसबुक पे होंगे और यूट्यूब पे होंगे। इसी तरह से कई लोग शहर जाना चाहते हैं और मल्टीप्लेक्स में युवा जो हैं वो देख के आना चाहते हैं। सर हम धीरे धीरे ये मान लें कि गांव धीरे धीरे शहर हो रहा है। देखिए, मैं ये नहीं चाहूँगा, ये मेरा सबसे बड़ा डर रहेगा, क्योंकि ये कोई बड़े प्लानिंग कमीशन के विद्वान थे जिन्होंने ये कह भी दिया था कि 2030 तक भारत में गांव नहीं बचेंगे। पता नहीं कहाँ से आए थे वो विद्वान। तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे हम कि शहर के जैसा ही गांव हो जाए, क्योंकि फिर जो गांव की अपनी स्ट्रेंथ है, एक तो अभी भारत में लोग खेती छोड़ रहे हैं, युवा जो हैं वो कम हैं खेती में, रूरल जो लाइफस्टाइल्स हैं वो जिस तरह से बदल रही हैं, उनका अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका भी एक असर होगा, क्योंकि जो आप क्या खा रहे हैं ये बदल रहा है। आप अखबार में देखते होंगे, टीवी पे देखते होंगे, अचानक कोई दिल्ली से पत्रकार जाता है बुंदेलखंड के इलाके में और कहता ये देखिए घास की रोटी खा रहे हैं। हाँ, कहता ना, वो गया, एक दिन के लिए गया, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के गया, वहाँ से झांसी गया, झांसी से वहाँ गया, वो स्थानीय पत्रकार जो है उसने फिक्सअप कर रखा था, इस फैमिली पे आना है, 3 बाइट लेना है, वापस चला जाना है। तो हमने लास्ट ईयर हम भी इस विषय में गए, हमने कहा कि ये है बुंदेलखंड की घास की रोटी का सच। तो हमने डॉक्टर प्रोफेसर MS स्वामीनाथन से पूछा, जो भारत के सबसे बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं। उन्होंने कहा ये जो खाते हैं, ये इसमें आयरन क्वांटिटी इतनी होती है, ये स्टेपल डाइट्स हैं वहाँ की, जो आपके खाने में नहीं है। फिर हमने अपने फ्रंट पेज पे छापा, ये घास की रोटी ज़रूर खाइए। सर और एक चीज़ है, दाना माझी के ऊपर आप बहुत सुने होंगे। हाँ। उड़ीसा के गांव कनेक्शन के बारे में अगर बात करें, उड़ीसा को आप कहाँ पे देखते हैं? अगर 10 साल पहले की उड़ीसा, जब आप 1999 में आए थे, बालेश्वर के आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, अब उड़ीसा को आप कहाँ पे देखते हैं? खासकर जब दाना माझी का केस, इतनी सारी डिबेट हुआ उसको लेकर, उड़ीसा के गाँव कनेक्शन को आप कैसे देखते हैं? मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क उत्तर प्रदेश के जो बहुत से गांव हैं जो अभी भी बहुत पिछड़े हैं और उड़ीसा के गांव हैं, उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स जो यही है सबसे बड़ा चैलेंज, कि इस समय हज़ारों करोड़ रुपए डेवलपमेंट फंड्स में गांव जाते हैं। जब से अब ग्राम पंचायत इतनी मजबूत हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो उनका पैसा रोक नहीं सकती है, लेकिन ग्राम पंचायत के स्तर पे उनको जो स्पेंड करना होता है उसको, वो परिपक्वता, वो मैच्योरिटी नहीं आ पाई है। व्हाट दैट मीन्स इज, और वो मॉनिटरिंग भी नहीं है उस ग्रामीण लेवल पे। तो जो वास्ट पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया है, बहुत बड़ा हिस्सा है रूरल इंडिया का, चाहे उड़ीसा हो या उत्तर प्रदेश हो जहाँ से मैं आता हूँ, मैं एक ही चश्मे से इनको देखता हूँ कि काश यहाँ से आवाज़ें उठती कि ये मेरा अधिकार था, तुमने मुझे क्यों नहीं दिया है। और अब आपको उस अधिकार को मांगने के लिए आपके पास ट्विटर है, आपके पास फेसबुक है, आप उसको शूट कर सकते हैं, आप उसको इंटरनेट पे डाल सकते हैं। तो ये एक नई ताकत आई है इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर अवेयरनेस आप और हम जैसे मीडिया एंटिटीज़ क्रिएट कर पाएँ कि भाई आपका ये अधिकार था, आपको ये इतना मिलना चाहिए था और आपको नहीं मिला, तो चलिए आप बताइए ना मुझे कि आपके यहाँ सड़क जो बननी थी 12 महीने में, वो कितने टाइम में बनी? Coming back to radio journalism, this is one of the questions asked by one of our RJs who wanted to know from you. An RJ always faces this conflict sometime or the other in his or her career, whether to stay confined to radio or to venture into television as well, because हमारे RJs को भी बहुत offer आता है कि you come and anchor this show and stuff, because they can talk well and stuff and they have a popularity. But then do you think it's always better to stay behind the mic, because once people get to know कि ये RJ कैसे दिखता है, for example, जब वो उसकी बात सुनते हैं then वो हमेशा उसके दिमाग में आ जाता है उसका चेहरा,
otherwise there's this romanticism, there's this charm attached to not knowing the face behind the voice. Or have you faced it? Because you come on TV as well, Yeah, but so not I- that regularly. Yeah, so I've because I had a kind of a public presence before I started radio. तो ये था, I find it very fascinating. There are some RJs who have never been seen in public, and when you see their pictures, you'll see their hands or whatever. It is great. They've developed their persona like that. I mean, I'm not an RJ, I'm a storyteller, but I am keen that I act on radio every day. So I actually wouldn't mind doing this on television as long as I'm able to protect the integrity of my content. So I'm exploring doing storytelling on television, etc. But I cannot. I will be who I am. This is my, scale. So this is where I will be. But I have no hesitation otherwise in being. What is that one thing you love about radio? I love the fact that when there is somebody on radio, it's like he or she is sitting in front of you and talking to you, and that you cannot get on television. तो जो इंटीमेसी है इस मीडियम की वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि अगर एक ऐसी ताकत है कि हम एक कहानी सुनाएं और आई हैव रिसीव hundreds of messages from people जिनके टूटते हुए रिश्ते ठीक हो गए हमारी कहानियों के ज़रिए या ख़राब रिश्ते तोड़ने की हिम्मत उन्हें मिली. If you're in a bad relationship, you got the courage to break it. Yeah. I mean, this is amazing. What else can a creative person ask for that there is this much impact कि आप एक creative product नहीं है कि आपने सुना और flip कर दिया. आपने उस बात को अपने दिल में उतारा, अपनी ज़िंदगी में उतारा. So I think that power and that intimacy and that personal communication is great. Any particular fan story which has touched you? Probably mad fan story or funny fan story. Oh, there have been several. I was kissed at a book launch, which was extremely embarrassing. Caught unaware? Yes. And there have been जब मैं live performances करता हूँ storytelling की तो तब मैं face to face आता हूँ, because on Facebook of course the fans are very expressive and मेरा एक चीज़ है कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ. मैं या तो उनको रिप्लाई नहीं करूँगा अगर वक्त नहीं है, अगर रिप्लाई करूँगा तो पूरी ईमानदारी से करूँगा. सो कई बार होता है कि लोग, जैसे मैं दिल्ली में परफॉर्म कर रहा था और कलकत्ता से अनरिजर्व ट्रेन में बैठ के कोई लड़की आई थी, एक रांची से आई थी. वो बोली कि मैं एक ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ नेटवर्क नहीं आता है, मैं कुएं की मुंडेर पे खड़े होकर यूँ फ़ोन करती हूँ तब कहानियाँ आती हैं. मतलब इट्स जस्ट फैसिनेटिंग the kind of ways in which these stories have been able to touch people. How has your experience been in Bhubaneswar? Extremely good and बहुत जहाँ मैं हूँ वो तो बड़ा green और leafy part है, so it's quite lovely. I really enjoyed it and I came here. I met so many nice, interesting people. So thank you very much for सर hosting me. आप राइटर हो, लिरिसिस्ट हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, स्टोरी टेलर हो, फोटोग्राफर हो, जर्नलिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो, सर आप हो क्या? I want to ask about the lyrics part also. Yeah, few songs, but all of them super hits. सर एक्चुअली हम अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को प्रूव करने में चला जाते हैं. आप इतने सारे हो, सर आप हो क्या? मैं बहुत लालची हूँ, मुझे नई नई चीज़ें करने का शौक़ है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ. आई एम वेरी लकी कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर पाया. जब मैं स्कूल में था तो मैं 8-10 चीज़ें करना चाहता था एंड आई एम उसमें था एडवर्टाइजिंग, मैं बुक लिखना चाहता था, गाने गाना चाहता था वगैरह वगैरह. सो आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा प्रिविलेज क्या हो सकता है कि मैंने आज तक लाइवलीहुड के लिए कभी कोई बोरिंग काम नहीं किया है. मुझे कभी कोई ऐसा चीज़ नहीं करनी पड़ी जो मैं कहूँ ये दिस इज माय जॉब. सो आई ऑलवेज कुड डू इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड अर्न माय लिविंग.
ओके सर, आप जिस तरह से प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं रेडियो में, सिर्फ उसी तरह से सर ये प्रोग्राम वाइंड अप कर दीजिए थोड़ा सा। मैं अक्सर कहानी के एंड में एक लाइन कहा करता हूँ जो लोग मुझसे सड़क पे रोक के कहलवाते भी हैं, वो लाइन, बस इतनी सी थी ये कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।